छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। ईडी इसको कह रहा था ये 2100-2200 करोड़ का है, लेकिन राज्य की जांच एजेंसी एसीबी ईओडब्ल्यू ने जब इसको परखा तो नए सबूत के साथ अदालत में पेश किया है कि ये तो 3200 करोड़ का करीब का घोटाला है। मुझको संख्या वगैरह इतनी याद नहीं रहती है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में गणित में फेल हो गया था, तो थोड़ा बहुत संख्या की गलती हो सकती है, लेकिन ये तय है कि 2100-2200 करोड़ से बढ़ के ये घोटाला 3200 करोड़ पहुंच गया है। किसको कहते हैं 3200 करोड़ रुपए? और ये कमाया कुल कितने लोगों ने? 29 लोगों के नाम एसीबी ने दिए हैं, अफसरों के नाम। 29 अफसर हैं आबकारी विभाग के, जिन्होंने खुल के खेल खेला भूपेश गवर्नमेंट के समय। एक एक अफसर ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। 66 लाख पेटी दारू, एक एक बक्से में कितना 16-24 कितना आता है मुझको ठीक से पता नहीं है। 66 लाख पेटियां उतने बक्से बेचे। 66 लाख पेटियां इन्होंने 2 नंबर की बेची है, 2 नंबर की। जाहिर है कि 2 नंबर की इतनी दारू बिना हिसाब किताब के छत्तीसगढ़ के शराब कारखानों में बनी है। अभी तक एसीबी ईओडब्ल्यू ने जो मामला पेश किया है अदालत में, किसी शराब कारखानेदार को भी गिरफ्तार किया नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं यहाँ पे, सारे के सारे अरबपति तो उनमें से हर कोई है ही। अरबों का हर साल का उनका कारोबार है। अब ये अरबपति के ऊपर क्या है मैं उतना नहीं कह सकता, एसीबी ईओडब्ल्यू और ईडी को ज़्यादा पता होगा। लेकिन सवाल यह है कि जिन 29 आबकारी अफसरों के बारे में एसीबी ईओडब्ल्यू का कहना है कि इन्होंने संगठित रूप से 2 नंबर की दारू को बेचा, सरकार के खजाने को चूना लगाया। 29 के 29 आज भी अलग अलग जिलों में तैनात हैं, आज भी आबकारी विभाग में कमाई कर रहे हैं, आज भी धंधा चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं मुझको नहीं मालूम, असली नकली क्या बेच रहे हैं मुझको नहीं मालूम है। सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति जाहिर तौर पर राज्य सरकार के खजाने को चूना लगाने के लिए 2 नंबर की दारू को बेचने का काम करे, संगठित अपराध करे, इतना बड़ा जुर्म करे, क्या उसको आज भी सरकारी ओहदे को चलाने के लिए तैनात रखना चाहिए कि इनको भी जेल भेजना चाहिए था? एक वो आदिवासी कवासी लखमा, उसको जेल भेज दिया गया है। वो तो बिना पढ़ा लिखा था, लेकिन ये जितने आबकारी अफसर हैं जो जिला संभालते थे अफसर, ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो विभागीय अफसर हैं, ये सब जानते हैं। खुद एसीबी ईओडब्ल्यू का कहना है कि इन्होंने 66 लाख पेटियां जो हैं 11 करोड़ रुपए तक किसी अफसर ने कमाया है। मैं तो इतना पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। किसी ने 4 करोड़ 44 लाख कमाया है, तो किसी ने 7 करोड़ 44 लाख कमाया है। ये अंधाधुंध कमाई है। करोड़ों रुपए एक एक जिले के आबकारी अधिकारी ने कमाए, करोड़ों रुपए। मेरा तो ये कहना है 5 रुपया भी कमाया और मान लो न भी कमाया है, अपनी जानकारी में अगर इन्होंने नकली शराब बेची है वहां पे, तो ये नकली नोट छापने से छोटा जुर्म कैसे हो जाएगा आप बतलाइए? नकली स्टाम्प पेपर, वो तेलगी कांड आपको याद है ना, नकली नोट जगह जगह होता है ये। तो ये नकली शराब बना रहे हैं, नकली होलोग्राम, नकली शराब, नकली स्टॉक, नकली बेच रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं संगठित तरीके से। आज भी तनख्वाह पा रहे हैं, आज भी गाड़ियों में घूम रहे हैं। 29 अफसर हैं ऐसे। सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरी है ऐसे लोगों को ढोना? जांच एजेंसी ने इनको गिरफ्तार नहीं किया, ये कह दिया कि जो जांच में सहयोग करते हैं उनको गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है। कोई सुप्रीम कोर्ट का एक तर्क दिया है जांच एजेंसी ने। मुझको थोड़ी हैरानी होती है कि सुप्रीम कोर्ट का तर्क तो मुजरिम अपने पक्ष में लेके आते हैं।
जांच एजेंसी को तो इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना चाहिए था, खाली हो जाते सरकार के कुछ अफसरों की कुर्सी दफ्तर खाली हो जाते, उनके जो नीचे के अफसर हैं उनको प्रमोशन का एक मौका मिलता, 29 जगहों पे उनके मातहत प्रमोशन पा जाते और एक मिसाल कायम होती कि सरकार ने अपने सबसे कमाऊ सबसे भ्रष्ट विभाग के 29 लोगों को एक साथ जेल भेजा। एक मिसाल कायम होती। अभी भी मैं नहीं कहता कि वो मौका सरकार को हासिल नहीं है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार का बहुत सारा काम जो कहते हैं कि सरकार का इकबाल कायम रहना चाहिए, ये इकबाल अलग है। आपको बतला दूं मैं, धोखा मत खाइएगा। ये भूपेश बघेल की सरकार के समय 2019 से 2023 तक जो पूरे प्रदेश के आबकारी मंत्री की तरह काम कर रहे थे अनवर ढेबर, उनके कहे हुए एक इकबाल खान को इस रकम के लेन देन के बीच में रखा गया था। यही सब पूरा चक्री चलाते थे इकबाल खान। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार के इकबाल की बात कर रहा हूँ कि सरकार का इकबाल भी तो कायम रहना चाहिए। ये जितने भ्रष्ट अफसर हैं जिन्होंने, और मैं इसको मामूली भ्रष्टाचार से अलग गिन रहा हूँ, आप फर्क कीजिएगा जरा। मामूली भ्रष्टाचार अलग है और 2 नंबर के धंधे से जालसाजी धोखाधड़ी करके सरकार के खजाने को, जो कि असल में जनता का खजाना है, उस खजाने को चूना लगाना संगठित तरीके से, ये काम करने वाले 29 लोग आज भी कुर्सियों पे कायम हैं। आप सोचेंगे कि ये कैसा अंधा कानून है, इनको जेल में क्यों नहीं डाला गया, इनको निलंबित क्यों नहीं किया गया। सरकार का काम कुछ ऐसे ही चलता है, कई बार समझ में आता नहीं है। एजेंसी ने, जांच एजेंसी एसीबी ईओडब्ल्यू ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक कोई हवाला दिया है कि इनको गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है। ये हवाला तो इनकी तरफ से, जो महेश जेठमलानी जैसे महंगे वकील आते खड़े रहते, कोई और क्या मुकुल रोहतगी है, कोई और है, ऐसे बड़े वकील आते, एक एक बार में 1-1 करोड़ रुपए फीस लेते, वो लोग रखते ये तर्क कि इनकी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। ये क्यों इनकी तरफ से एजेंसी क्यों तर्क रख रही है, मुझको ये समझ में नहीं आया। गजब की कहानी है। भूपेश सरकार के समय जिन 29 आबकारी अफसरों ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में पुर्जों का काम किया, पुर्जों का, और करोड़ों रुपए अपने घर ले गए, करोड़ों रुपए, आज वो गिरफ्तार नहीं है। आज भी सरकार वही चला रहे हैं, आबकारी विभाग को वही चला रहे हैं। अकेले मेरी हैरानी नहीं है, एक प्रदेश में एडवोकेट नरेश चंद्र गुप्ता हैं, ये बीजेपी के कार्यालय मंत्री भी हैं, थोड़ा बड़ा ओहदा माना जाता है बीजेपी में, प्रदेश कार्यालय मंत्री है, ऐसा प्रदेश कार्यालय मंत्री भी हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पे लिखा हुआ है, एडवोकेट तो है ही, और पिछले 5 वर्ष जब जब बीजेपी को चुनाव आयोग जाना पड़ा, किसी निर्वाचन अधिकारी के पास जाना पड़ा, कहीं भी कोई केस करना पड़ा, तो यही एडवोकेट नरेश चंद्र गुप्ता जो हैं, यही आगे रहते थे, यही बाहर निकलकर टेलीविज़न चैनलों के कैमरों से, अखबारों के रिपोर्टर से बात करते थे। ये बतलाते थे कि हमने क्या शिकायत की है, क्या चिट्ठी दी है, क्या मांग की है चुनाव आयोग से, यही करते थे। इन्होंने अभी एक ट्वीट किया है, अभी एक्स हो गया है, उसका नाम एक्स किया है, बोलना मुझको ठीक नहीं लगता। आप जानते हैं ना वो XXX, ये वो थोड़ा गंदा शब्द हो जाता है, तो मैं भी ट्विटर ही कहता हूँ। इन्होंने भी एक ट्वीट किया कि जितने भ्रष्ट अफसर हैं आबकारी विभाग के, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, और उन्होंने ये कहा हमारे पास पूरे सबूत हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बीजेपी के ऑफिस बीरर हैं, अभी भी भाजपा के कार्यालय मंत्री हैं, भाजपा के वकील हैं, अपने आप में पेशे से भी वकील हैं, तो जानते होंगे वकील साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये अफसर बचाने की कोशिश कर रहे हैं इनको, इन 29 लोगों को इनको गिरफ्तार नहीं किया है। थोड़ा अटपटी बात है।
भाजपा की सरकार है यहाँ पे। भाजपा का वकील कह रहा है कि इन 29 लोगों को बचाया जा रहा है, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा क्या लेना देना भ्रष्ट लोगों से, इनको गिरफ्तार किया जाए या नहीं किया जाए। मैं तो जो कुछ कह रहा हूँ भाजपा के वकील साहब की बात को दोहरा रहा हूँ मैं। वो हैरान है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है ट्विटर पे, 2 ट्वीट किए हैं। मैं पहले समझा ट्विटर अकाउंट वगैरह हैक हो गया है, लेकिन ट्वीट करने के कई घंटे बाद उन्होंने अपने नंबर से मुझको वो भेजा भी। उनका नंबर मेरे फ़ोन बुक पे सेव्ड है। अपने नंबर से दोनों ट्वीट का लिंक भी मुझको भेजा। तब मैंने देखा उसको कि हाँ पुख्ता है ये, कई घंटे हो गए, हैकिंग नहीं है। उन्होंने भेजा है अपने नंबर से मुझको। पढ़ा मैंने ध्यान से तो मैं हक्का बक्का रह गया। भाजपा के वकील एडवोकेट नरेश चंद्र गुप्ता वो लिख रहे हैं कि इन 29 लोगों को बचाया जा रहा है, इन भ्रष्ट आबकारी अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस बोलती तो बोलती, ये बोल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो अनिल टुटेजा, दूसरे लोग इसी दारू घोटाले में जो जेल में पड़े हुए हैं, या अनवर ढेबर, इनमें से किसी की तरफ से अदालत में अपील लगाई गई है, एक पिटीशन लगाई गई है कि दारू कारखाने वालों को नहीं पकड़ा गया है, उनको पकड़ा जाए। दारू कारखाने वालों ने बनाई है 2 नंबर की दारू, हमारा क्या लेना देना है। कारखाना उनका है, उनका कारखाना है। उन्होंने नकली दारू बनाई, नकली होलोग्राम लगाया, उन्होंने बेचा, हम कहाँ बीच में आते हैं। बात सही है उनकी कि अगर दारू कारखानों में 2 नंबर की दारू बनी है, सरकार को चूना लगाने के लिए राज्य सरकार से धोखाधड़ी हुई है, जालसाजी हुई है, एकदम साफ जालसाजी का केस है 2 नंबर का दारू बनाना। ये कुछ वैसा ही है कि मैं अपने अखबार के मशीन पे अखबार के अलावा नोट छापने लगूं तो कैसा रहेगा। ठीक ऐसा ही काम इन दारू कारखाने वाले लोगों ने किया है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, न ईडी ने की थी, न यहाँ पर एसीबी ने की है। तो ये पिटीशन जो है शायद अनवर ढेबर की तरफ से अदालत में लगी है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो, दारू कारखानों के ऊपर। भीतर की कहानी चाहे जो हो, मुझको तो ध्यान है दारू कारखाने वाले प्रदेश में किससे बात करें और किससे बात ना करें, ये भी अनवर ढेबर तय करते थे उस समय। उनके मोबाइल फ़ोन जो है, किसको फ़ोन लगाएं वो और किसको ना लगाएं ये वो तय करते थे। आज वही कह रहे हैं कि इन दारू कारखानेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, इनको पार्टी बनाई जाए, मुलजिम बनाया जाए। नहीं किया गया है उनको। सरकार को करीब करीब 1.25 साल 1.5 साल हो रहे हैं, तो दारू कारखाने वाले बचे हुए हैं, आबकारी विभाग के 29 अफसर बचे हुए हैं। चार्जशीट में हैं, चार्जशीट मेरे सामने है जिसमें एक एक के नाम से कहा गया है। नाम देखिए आप, अनिमेश नेताम, विजय सेन शर्मा, अरविंद सिंह पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, रामकृष्ण मिश्रा, विकास गोस्वामी, नितिन खंडूजा, नवीन प्रताप सिंह तोमर, मंजूश्री कसेर, सौरभ बख्शी, एकदम। और इधर आपने नाम पढ़ ही लिया, क्या कहा था मैंने सरकार के इकबाल का जिक्र करते हुए, इकबाल खान। ये इकबाल खान जो है ये सरकार का इकबाल थे उस समय, भूपेश गवर्नमेंट के समय। यही पूरा इकट्ठा कर रहे थे। इसमें जो एजेंसी ने कहा है, मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं, कि अनवर ढेबर ने इसको करवाया था इकबाल खान की यहाँ पे पोस्टिंग, ताकि ये चक्री चला सकें पूरा। मैं नहीं जानता इसका धर्म से कोई लेना देना है कि नहीं है ना, मैं तो केवल नाम पढ़ रहा हूँ, मैंने धर्म का जिक्र किया नहीं है। लेकिन सभी जातियों के अधिकारी इसमें शामिल हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके साथ ये स्टूडेंट कंसेशन क्यों किया जा रहा है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज का आईडी कार्ड लेके जाते थे, सिनेमा टॉकीज में हमको स्टूडेंट कंसेशन मिलता था।
₹2.5 की टिकट थी तो शायद ₹2 की मिलती थी, या 2 की थी तो 1.5 की मिलती थी कार्ड दिखाने पर। इनके साथ क्यों कंसेशन किया जा रहा है? 29 लोग एक विभाग के पूरे प्रदेश में, और आपको मालूम है ये भ्रष्टाचार का जो नुकसान जनता के खजाने को हुआ वो तो हुआ ही हुआ। एक और भ्रष्टाचार हुआ था, उन 5 वर्षों में दारू की एक बोतल भी बिना ओवर प्राइस के नहीं बिकी थी। हर बोतल जो है वो महंगे में बेची जाती थी, जो रेट तय था उससे वो 1 पैसा अलग इकट्ठा होता था। मैं नहीं जानता कौन सा पैसा किसके पास जाता था, कितना बढ़ता था, लेकिन इनमें से हर अफसर करोड़पति है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों को कमा लेने देते। ये 29 लोगों की तरफ से बड़े बड़े वकील आ जाते, यहाँ पे स्पेशल चार्टर प्लेन से आ जाते। इतना पैसा कमा चुके हैं लोग, 5-5, 10-10 करोड़ रुपया। मेरे सामने जो एक समाचार है वो बतला रहा है 11 करोड़ रुपया तक कमाया है। सरकार को यानी जनता के खजाने को 3200 करोड़ का नुकसान, 3200 करोड़ का नुकसान। अब सवाल यह है कि सरकार से जो जालसाजी की है जिन लोगों ने, जिन्होंने धोखा दिया है, अनवर ढेबर क्या कर रहा है मुझको शिकायत नहीं है, दारू कारखानेदार क्या कर रहे हैं मुझको शिकायत नहीं है, वो प्राइवेट लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकारी अफसर रहते हुए जिन्होंने सरकार के साथ धोखाधड़ी की है, मेरा मानना है वो ज़्यादा बड़ा जुर्म है। बाढ़ ही खेत खाने लगे, कुछ उस किस्म का है। चौकीदार ही चोर है, ऐसा हो गया। तो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? अब तो चार्जशीट आ गई है, इनको नौकरी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है? गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं डाला जा रहा है? जेलें वैसे ही ओवर क्राउडेड है, 29 लोग बढ़ जाएंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। आपको सोचना चाहिए, ये आपका पैसा है। ये 3200 करोड़ का चूना इन्होंने जो लगाया है, उसमें कारखानेदार सब बाहर हैं, अभी तक डिस्टिलरी चलाने वाले लोग बाहर हैं, उसमें ये 29 आबकारी अफसर बाहर हैं। क्यों ये लोग बाहर हैं? क्यों बाहर हैं ये लोग? जब इसी मामले में एक गरीब आदिवासी अनपढ़ कवासी लखमा जेल में है महीनों से, पैसा उसने भी कमाया होगा, लिया होगा, मुझको उससे इनकार नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में राहुल गांधी से तल्ख सवाल किए थे। मुझको दिल्ली से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने फ़ोन करके कहा कि आपको राहुल पे इतना बड़ा हमला नहीं करना था। तो मैंने उनको कहा कि उनको भी एक गरीब आदिवासी को इस बुरी तरह नहीं फंसाना था कि भूपेश गवर्नमेंट में आबकारी विभाग, जिसमें इतनी जालसाजी धोखाधड़ी सब होनी थी, उसमें एक आदिवासी अनपढ़ मंत्री को सामने रख दिया गया। जैसे खेत में पंछी भगाने को पुतला खड़ा करते हैं, ऐसा कवासी लखमा को वहाँ रख दिया गया था। खराब नौबत है ये। बीजेपी की सरकार को 1.25 साल 1.5 साल हो रहे हैं। इस 1.25 साल 1.5 साल में यही 29 आबकारी अफसर सरकार चला रहे हैं, यही जिलों में काम कर रहे हैं, यही आज भी कमाई कर रहे हैं। इनके साथ ये स्टूडेंट कंसेशन जो हमको कॉलेज में मिलता था सिनेमा टिकट पे, ऐसा क्यों किया जा रहा है इनके साथ? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जाएं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हुए कि हमको गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को चूना लगाया है, सरकार को धोखा दिया है, जालसाजी की है, फर्जीवाड़ा किया है, नकली माल बना के सरकार का बेचा है। मैं बता रहा हूं आपको, नकली नोट छापने से कम कहीं भी नहीं है। ये नोट का कानून भर अलग है, ये धंधा वैसा ही है। जैसा नकली नोट छापते हैं ऐसा ही इन्होंने सरकारी प्रोडक्ट को नकली बना लिया। जैसे नकली रजिस्ट्री पेपर बना ले, स्टाम्प पेपर बना ले, वैसा इन्होंने काम किया है। इन 29 के 29 लोगों को और डिस्टिलरी मालिकों को तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप बताइएगा ज़रा लिख के कमेंट बॉक्स में। आपने 2-4 लोगों को, एक टुटेजा, एक ढेबर, एक त्रिपाठी और क्या एक कवासी लखमा, ऐसे कुछ चर्चित नामों को तो गिरफ्तार कर लिया। और ये 29 लोग अभी भी हाँ कर रहे हैं विभाग को।
यही लोग चला रहे हैं। इनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? ये जाएं सुप्रीम कोर्ट तक कि हमारी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। एजेंसी क्यों कहे कि इनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है? और मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो केवल बीजेपी गवर्नमेंट के सामने बीजेपी पार्टी के वकील जो हैं उनकी कही हुई बात को रख रहा हूँ। मेरी कानूनी समझ बिल्कुल ही सीमित है। मैं तो जो वकील साहब हैं नरेश चंद्र गुप्ता जी, मेरे से अच्छा परिचय भी है उनका, हंसमुख व्यक्ति हैं, मृदुभाषी हैं। उन्होंने लिखा है, अगर ट्विटर पर खुलकर लिखा है, 2 ट्वीट हैं बड़े बड़े, लिखा है उन्होंने हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में लिखा है। उनकी लिखी हुई अंग्रेजी समझने के लिए मुझको चैट जीपीटी वगैरह की मदद भी लेनी पड़ी। तो साफ साफ है उनका लिखा हुआ कि इन लोगों को बचाया जा रहा है, इनको जेल भेजना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, उनके पास पूरी जानकारी है। अगर सत्तारूढ़ पार्टी के ऑफिशियल वकील और कार्यालय मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास पूरी जानकारी है, तो मैं मान लेता हूं कि उनके पास पूरी जानकारी होगी। और मैं एकदम ही अपनी कम समझ है, एकदम अल्प बुद्धि के साथ अगर सोचता हूं, तो मुझको लगता है राह चलते लोग, मेटाडोर वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले तक अरेस्ट कर लिए गए इसमें आबकारी घोटाले में। न डिस्टिलरी मालिकों को अरेस्ट किया गया जिन्होंने 2 नंबर की दारू बनाई और अरबों रुपया कमाया है, अरबों रुपया, मैं आपको बतला सकता हूँ। बाकी ढेबर, टुटेजा, विवेक ढांड और ये कवासी लकमा, इन्होंने जो भी किया हो, डिस्टिलरी मालिकों ने अरबों रुपया कमाया है इस फर्जीवाड़े में। और सब ने मिल के, ये 29 अफसर शामिल हैं जो गिरफ्तार हो गए, उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो हो गए हैं। इन सब ने मिलकर जनता के खजाने को जिस अंदाज में लूटा है 5 बरस, गजब का है वो। बच्चे बच्चे को मालूम था, राहुल गांधी को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया को मालूम था। अमेरिका से मेरे दोस्त आते थे, कहते थे ओवर प्राइस चल रहा है क्या दारू, यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगेगा क्या बोतल का। मैं उनको कहता था नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, तुमको नहीं खरीदना पड़ेगा। बोले नहीं, फिर भी हमने सुना है कोई ढेबर टैक्स चल रहा है, टुटेजा टैक्स चल रहा है, ढांड टैक्स चल रहा है। तो जनता को लूटने वाले, जनता के खजाने को लूटने वाले, नकली सरकारी सामान बनाने वाले, नकली सरकारी सामान को संगठित तरीके से बेचने वाले कारखानेदार और आबकारी अफसर क्यों बाहर हैं? 3 दर्जन करीब करीब हो जाएंगे ये सब मिला के, 29 जो हैं 2.5 दर्जन के करीब अफसर हैं। कुछ डिस्टिलरी वाले हो जाएंगे, थोड़ा जेल में रौनक हो जाएगी। सोचिए, सरकार को सोचना चाहिए कि इतने भ्रष्ट लोगों को आज सरकारी कुर्सियों पर बनाकर क्यों रखा गया। अच्छा नहीं है ये, अच्छी साख नहीं बनती इससे सरकार की। मैं तो जो पार्टी के लोग कह रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी के, वही मानता हूँ। कुछ अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल के गए हैं कल परसों, ऐसा छपा है अखबारों में, कि विधायक और मंत्री ये सब दलालों से और भ्रष्ट लोगों से दूर रहें, ऐसा कुछ कहा है। अच्छी बात है, रहना चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। इन 29 लोगों का क्या किया जाए और डिस्टिलरी वालों का क्या किया जाए? इनको स्टूडेंट कंसेशन क्यों मिल रहा है? इनके पास आई कार्ड है क्या किसी कॉलेज का? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आप। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दा उठाया है? और मैंने नहीं उठाया है, ये मुद्दा उठाया है एडवोकेट नरेश चंद्र गुप्ता ने, बीजेपी के वकील हैं वो, उनका उठाया मुद्दा है। मुझको तोहमत मत दीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं केवल उनकी बात को दोहरा रहा हूँ। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आपका क्या सोचना है। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी और ख़ासकर नरेश चंद्र गुप्ता वकील साहब की, तो हमारे इस YouTube चैनल को इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। दारू पीते हो चाहे ना पीते हो, जनता का जो खजाना है वो उनके हक का है, मेरे, आपके, जनता के, सबके हक का है वो। मुझको नहीं मालूम कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैसे बर्दाश्त कर रही है इतने लोगों को छोड़ना, क्योंकि उसकी कमाई को भी तो मारा है इन लोगों ने 2 नंबर का धंधा करके। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी शायद उसमें किसी तरह का GST मिलता,
शायद उसमें कोई एक टैक्स मिलता, शायद उसमें इनकम टैक्स मिलता, एक नंबर में धंधा होता। तो आप मोदी सरकार के खजाने को भी चूना लगाने वाले लोगों को अभी तक मस्त घूमने दे रहे हो बाहर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी सरकारी कुर्सियों पे बैठे हुए लोग, बड़े बड़े कारखानेदार। सोचिएगा इस बारे में। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। और कैंसर बड़ी बुरी मौत मारता है। मुंह काट के फेंक देना पड़ता है, जबड़ा निकाल के फेंक देना पड़ता है, पैर वैर की हड्डी निकाल के उससे नकली जबड़ा बनाते हैं, खा नहीं पाते हैं आप, आपको ठूंसना पड़ता है उंगली से या चम्मच से लिक्विड डालना पड़ता है भीतर, वो बह जाता है पूरा, मैंने देखा हुआ है। आप इतनी बुरी मौत मत मरिए। आपने जितने भी बुरे काम किए होंगे, मेरा मानना है कि तंबाकू से पैदा होने वाले कैंसर से नहीं मरना चाहिए। ये आपके लिए भी बुरी सज़ा होगी। अगर आप बहुत ही बुरे होंगे तो भी, आप अच्छे होंगे तो अपने परिवार का ख्याल रखिए, परिवार के साथ सुख से रहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आपका परिवार सवेरे से उठ के आपको टॉवेल बांधे और उसके बाद सूप के चम्मच से कुछ आपके मुंह में डाले, वो बहते जाए बाहर? ऐसे ही मौत होती है, बहुत बुरी मौत होती है कैंसर से। अपने आप को बचा के रखिए, सुख से अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे।